बच्चों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का लेसन 3 होगा, यानी कि सबक नंबर 3। नज़्म पढ़ेंगे नेकी और बदी। शायर हैं नज़ीर अकबर आबादी। नज़ीर अकबर आबादी की शख्सियत पहले हम लोग पढ़ेंगे, फिर बारी बारी से नेकी और बदी की तफसील बताएंगे और फिर दीगर जो इसके उमूर हैं उन पर रोशनी डाली जाएगी। तो सबसे पहले आइए हम शायर नज़ीर अकबर आबादी के मुतालिक जानकारी हासिल करें कि उनकी क्या शख्सियत थी और किस तरह से उनकी ज़िंदगी का सफ़र परवान चढ़ा, कहाँ पैदा हुए, कहाँ मुंतकिल हुए, तालीम कैसे हासिल की और उन्होंने क्या क्या कारनामे अंजाम दिए। इन तमाम पहलुओं पे बातें होंगी। तो जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कि नज़ीर अकबर आबादी की पैदाइश 1740 ईस्वी में हुई। दिल्ली के अकबराबाद इलाके में 1740 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई और फिर जिस ज़माने में वो दिल्ली में पैदा हुए वो ज़माना बड़ा उथल पुथल का ज़माना था। दिल्ली में हमला हो रहा था। बादशाहों के बीच जैसे नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली दोनों एक दूसरे पे हमला कर रहे थे। लिहाजा दिल्ली की हालत बड़ी खस्ता थी। लोग अपनी जान बचाकर इधर से उधर भाग रहे थे, अतराफ के इलाकों में जा रहे थे। उसी असना में नज़ीर अकबर आबादी के वालिदैन भी अमन व अमान की खातिर यहाँ से मुंतकिल होकर आगरा चले गए। पूरे ख़ानदान वालों के साथ दिल्ली छोड़कर आगरा जाकर बस गए। नज़ीर अकबर आबादी उस वक्त बहुत छोटे थे, लिहाजा उनका सारा बचपन आगरा में गुजरा। इब्तदाई तालीम भी आगरे में हुई। बचपन में खेल तमाशा या बचपन के जो भी उमूर होते हैं, भाग दौड़, तरह तरह के खेल, पढ़ाई लिखाई, वो तमाम की तमाम चीज़ें आगरे में हुई। नज़ीर अवामी ज़िंदगी को बड़े करीब से देखा था। वहाँ के समाज में उन्होंने बचपन से खेला कूदा था, समाज को करीब से देखा था, लोगों के रस्म व रिवाज से वाकिफ़ थे, पर्व त्यौहार से वाकिफ़ थे, वहाँ के हालात से वाकिफ़ थे। लिहाजा इन्होंने ज़हीन तो थे ही, कहते हैं कि ये बला के ज़हीन थे। लिहाजा इनकी नज़र बड़ी पैनी नज़र थी, हालात हाज़रा पे नज़र रखते थे और उसी में वो जवान भी हुए। लिहाजा इनकी तालीम उर्दू, फ़ारसी और अरबी में हुई। इन्होंने हिंदुस्तानी ज़बान पे दस्तरस हासिल की। इनको ज़हानत की वजह से
ज़बान पे काफ़ी पकड़ थी, अल्फाज के ज़खायर मौजूद थे, अल्फाज इनके अंदर इतने भरे पड़े थे कि मौका के हिसाब से और मौका और मौजू के हिसाब से वो अपने अल्फाज का इंतखाब करते थे। लिहाजा हर तरह की शायरी करना इनके लिए आसान हो जाया करता था। अल्फाज की भरमार होने की वजह से वो जिस तरह की शायरी करना चाहते थे उस तरह के अल्फाज इनके सामने आ जाते और वो उसमें उस मौजू पे अच्छी शायरी कर जाते थे। लिहाजा इनको अवामी शायर कहा जाता है। नज़ीर अकबर आबादी को अवामी शायर कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जो ज़माना था वो गज़ल का ज़माना था। गज़लें लिखी जाती थी, ज़्यादातर इश्क व मुआशके की बातें होती थी, वादा और बेवफाई की बातें होती थी गज़लों में। उसमें लोग मुनहमिक हुआ करते थे, उसमें गर्क रहा करते थे। जो उस ज़माने के जो कदीमी शुरा थे वो इश्क व मोहब्बत की दास्तान लिखने में मुब्तला थे। उस ज़माने में इन्होंने नज़्म को अपनाया, नज़्म के रास्ते को अपनाया और अवाम के दुख दर्द को महसूस किया। अवाम की जो अवाम को जो इस्लाह की ज़रूरत थी उस पर इन्होंने नज़र रखा और उसकी इस्लाह की खातिर इन्होंने बहुत सारी नज़में लिखी। उनके त्योहारों के पर जो है बहुत सारी नज़में लिखी। हिंदुस्तान के बहुत सारे त्यौहार हैं, जैसे होली पे लिखा इन्होंने रोटियां लिखा, बंजारा नामा लिखा, आदमी नामा लिखा, फिर कृष्ण कन्हैया का बालपन, ये जो है इन चीज़ों पे जो नज़में लिखी। लिहाजा इन्होंने हिंदुस्तान के मौसमों पे भी बहुत सारी नज़में लिखी, यहाँ के हालात पे लिखी, शख्सियात पे नज़में लिखी। गोया हिंदुस्तान का जो तर्जुमानी होती है वो उन्होंने अपने नज़मों में कर डाली। इसलिए इनको खालिस हिंदुस्तानी शायर कहा जाता है। तो हम बता रहे थे कि उस ज़माने में इश्क व मुआशका का दौर था, गज़लें ज़्यादा लिखी जाती थी। हालांकि इन्होंने भी अपनी तब आजमाई गज़ल में भी की, लेकिन इनकी गज़ल भी मौजू के तहत हुआ करती थी। गज़लें आम तौर पर गज़लों के जो अशार आम तौर पर जुदा जुदा होते हैं और हर शेर अलग मानी लिए होता है, लेकिन इन्होंने जो गज़ल भी लिखा तो गज़ल में भी एक मौजू के तहत लिखा। एक जैसे नज़्म का जो पैटर्न होता है, जो तरीक़ा होता है, उस तरह से उन्होंने एक मौजू बना करके गज़ल लिखी। खैर उसमें उन्होंने अपने वक्त को ज़ाया नहीं किया और उन्होंने अपने ट्रैक को चेंज किया, अपने आप को ये दौरे हाजिर की तरफ और हिंदुस्तान के जो हालात थे, लोगों की जो परेशानियां थीं, लोगों की जो ज़रूरतें थीं, उन ज़रूरतों पे अपने आप को फोकस किया, अपने आप को मरकूज़ किया और उन हालात पे, उन मौज़ूआत पे इन्होंने नज़में लिखी, जिसकी वजह से लोगों में काफ़ी मशहूर हो गए। क्योंकि अवामी ज़बान वो इस्तेमाल करते थे, अवाम के लिए इस्तेमाल करते थे। अवाम ने बहुत सराहा, बहुत इनको जो है इज़्ज़त बख्शी, काफ़ी ये मशहूर हुए। और कुछ नाक़दीन तो खैर इनको जो है वो जो थे, जैसे हाली साहब थे या मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब थे, इन लोगों ने कभी इनको मियारी शायर नहीं समझा।
انہوں نے نظر انداز کیا، لیکن بعد کے جو نقاد تھے انہوں نے ان کی کافی تعریفیں کی، اور انہوں نے کہا کہ اصل جو جدید شاعری کا جو مقام ہے، جدید شاعری کی جو پہچان ہے وہ نذیر اکبر آبادی سے ہی ہے، اور انہوں نے ہی عوام کے دکھ درد کو اپنی نظموں میں جگہ دیا، اور اس مسئلے کو اٹھایا اور عوام کے حالات سے روبرو ہوئے، اور عوام کے ہر پہلو پہ اپنی نظر رکھی، اور اس طرح سے عوام میں وہ کافی مقبول ہوئے، بہت مشہور ہوئے، اور اس طرح سے ان کی مختصر جو ہے شخصیت آپ یہ سمجھیں۔ حالانکہ انہوں نے کچھ نعتیں بھی لکھی، ان کا مزاج صوفیانہ تھا، یہ بزرگوں کی، اپنے اسلاف کی بڑی تعظیم کرتے تھے، بہت ادب کرتے تھے، لہذا انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نعتیں بھی لکھیں، بڑی مہذب اور بڑی با ادب نعتیں انہوں نے لکھیں، لیکن ان کو جو شہرت ملی وہ ہندوستانی میلے ٹھیلوں پہ لکھا، انہوں نے پر تہواروں پہ لکھا، انہوں نے جو کچھ شخصیات تھیں ان پہ لکھا، اور ان کے جو مسائل تھے ان پہ لکھا، اور اس پہ جو ہے زیادہ شہرت ان کو ملی، زیادہ یہ مقبول ہوئے۔ تو اور پھر 1830 عیسوی میں آخرکار ان کا انتقال ہوا 90 سال کی عمر میں، کافی لمبی عمر انہوں نے پائی، اور 90 سال کی عمر میں 1830 عیسوی میں آگرہ ہی میں ان کا انتقال ہوا، اور اس طرح سے انہوں نے اپنا تاریخ میں ایک اپنا مقام بنا لیا، یعنی کہ ادبی تاریخ میں انہوں نے اپنا مقام متعین